सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ संख्या 18, जो कि आपके किताब का अंतिम पाठ है और हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टोपी। ये एक कहानी है और जो लिखी है सृंजय जी ने। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि टोपी कहानी में क्या बताया गया है। एक थी गौरैया। गौरैया यानी गौरैया जो चिड़िया का नाम होता है, और एक था गौरा, नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे, यानी दोनों साथ साथ में रहते थे। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। खोते उनके घर को कहा है कि वो जो भिनसार होते थे, जब वो खाना लेने के लिए निकल पड़ते थे और दाना चुगते थे, और झुटपुटा होते मतलब उनका काम होते ही वे खोते में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, और थकान मिटाते थे अपनी, जो घूम के आते थे, दाना लेके आते थे, और फिर अपनी हिस्सेदारी बांटते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, यानी फबता यानी कितना अच्छा लगता है। खाक फबता है, गौरा तपाक से बोला। अब क्या बोल रहा है जो नर गौरैया है, वो बोल रहा है कि खाक फबता है यानी खाक अच्छा लगता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। तो नर गौरैया बोल रहा है, वो गौरैया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अब अगर तू अपना शरीर पूरी तरीके से ढक ले तो तू किस प्रकार की खूबसूरत लग पाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। मौसम की मार से बचने के लिए ही आदमी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर झाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी की हैसियत से भेद पैदा हो जाता है। अब जो नर गौरैया है वो बोल रहा है, हंसकर बोलता है कि कपड़े पहन पहन कर झाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी साकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है कि उनकी औकात भी पता चल जाती है। कौन किस प्रकार के कपड़े पहनता है उससे आदमी की हैसियत पता चलती है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित्य नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पौंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से ही फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। क्या कह रहे हैं, तो गौरा बोलता है ये नीरा पोंगापन है, यानी कि बहुत ही नीरा यानी बेकार सा पागलपन है। आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते होते उनको भी मोजे से ढक लेता है, यानी ग्लव्स कहते हैं जो हाथ में पहने जाते हैं, अपने हाथों को भी वो ढक लेता है। जो उसके पास पैर और हाथ बचे उनको भी वो मोजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, और अपन तो नंगे ही भले। अब वो बोल रहा है कि अपन तो नंगे ही सही, अपन किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं पहनते, और वो तो शरीर पर तो कपड़े पहनते ही हैं, जो बचे कुछ हाथ पैर है और जो सिर है उन पर भी टोपी पहन लेते हैं और मोजे पहन लेते हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गौरा बोला, टोपी तो आदमियों को राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अब ये पूरी तरीके से एक मनुष्य पर व्यंग्य किया जा रहा है, जो ये गौरा व्यंग्य कर रहा है कि जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछालते देर नहीं लगती। लोग जो टोपी उछालने का यानी खिल्ली उड़ाने का जो काम करते हैं वो इस बारे में बताया गया है। और एक दूसरे को टोपी पहनाना, इसकी टोपी उसके सर, यह आपने कहावत सुनी होगी। तो जो कार्य है वो अपने आप नहीं कर कर उसको दूसरे के सर डाल देना, इस प्रकार से अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितने को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। अब जो गौरा है वो बोल रहा है अपनी टोपी सलामत रखने के लिए
इस फिक्र में हमको कितनी ही टोपियाँ पहनानी पड़ती है। आदमी जो है वो यही कार्य करता है, एक टोपी दूसरी टोपी ये टोपी पहनाने का यहाँ पर अर्थ वो वास्तविकता वाली टोपी से नहीं है। यहाँ पर टोपी का मतलब है कि किस प्रकार से आदमी अपने जीवन को बिताता है, यानी कि किस प्रकार से वो व्यंग्य करता है और दूसरों के अंदर कमियां निकालने की कोशिश करता है और ज़्यादा चतुराई से काम लेता है। वो चतुराईपन वो दूसरे आदमियों पर दिखाता है। गवरा था तनिक समझदार इसलिए शकी, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया कहा गया है। जहाँ चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। रुई का एक छोटा सा वो फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। गवरैया मारे खुशी पर घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, यानी रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया था। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, यानी जो चाबुक था वो बड़ा ही उम्दा था, यानी कि बहुत ही अच्छी प्रकार से था, घड़ा हुआ था और बहुत ही लचकदार था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी नचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, बाकी 3 घोड़ा लगाम और जिन, ये 3 चीज़ें भी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। वो बावरा चीखता है क्योंकि चाबुक मिल जाने से ये तो मतलब नहीं हो कि उसे घोड़ा भी मिल जाएगा, उसे लगाम भी मिल जाएगी और उसे जिन भी मिल जाएगी। तो ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र ये रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, उसे रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? यानी एक सिर्फ और सिर्फ तुझे रुई का फाहा मिला है, अब इसे तू टोपी कैसे बनाएगी ये तू समझ सकती है? इसके लिए तुझे कुछ अता पता है नहीं। बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो, यानी इस रुई के फाहे को अच्छी तरीके से इसके अंदर सिलाई कर दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, झाड़े का मौसम था, यानी सर्दियाँ चल रही थी। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी थी। मिर्जई यानी उसने एक कंबल ओढ़ रखी थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। चाम का दाम चलाता है यानी कि जितनी उसकी मर्जी होती है वो उतना ही दाम देता है। अब चाहे वो रजाई कितने रुपए में बनती है, उसके रुपए ना देकर वो उससे बहुत ही कम रुपए उसे देता है। उज्र न करो भैये, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी मैं तुम्हें पूरी इसकी कमाई दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी, यानी इतनी खरी यानी साफ साफ वाली मजूरी कभी नहीं मिली कि आधा तेरा और आधा मेरा, और इसकी पूरी पूरी कमाई मैं तुझे देने को तैयार हूँ। 16 आने में 8 आने मजूरी, 8 आने तो मजूरी इसके लिए सपना थी। किसके लिए? 16 आने में वो जो रुई का फाहा था उसे धुनना तय हुआ था, तो इसके लिए वो बोलती है कि 16 आने में से 8 आने तेरे। और 8 आने सुनकर वो जो बूढ़ा होता है वो तो सपना देखने लगता है। वो झट तैयार हो गया। घर चों उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की उम्र झुकी गई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था, यानी वो भी पूरी तरीके से तार तार हो चुका, यानी पूरी तरीके से एक पतला हो चुका कपड़ा डाल रखा था। उस बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, यानी मुझे फुर्सत नहीं तुम्हारे ये मुफ्त के कार्य करने की। इससे अच्छा तो मैं जहाँ पर मुझे पैसा मिल रहा है मैं वो कार्य करने को तैयार हूँ। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली। गवरैया को आश्चर्य होता है। वो जो पहले उस बूढ़े के पास भी जाती है तो भी वो राजा जी के लिए रजाई सील रहा होता है, और जब वो इसके पास आती है तो भी वो राजा जी के लिए अचकन बना रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि इस मोहल्ले में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होते हैं। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आँख से देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बड़धा बैठा जाए तुरंग। यहाँ जब काम राजा जी के नाम पर हो, राजा जी के लिए होता हो,
राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है, इसी में भी उनका भी काम होता है। यानी राजा जी के बहुत सारे जो मंत्री है वो भी रखे गए हैं, उनका भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। मुकरो मत भैया, यानी मना मत करो, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी हम तुम्हें इसका जितना भी रुपया बनेगा हम तुम्हें देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता तैयार करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने, यानी उस पर पूरी तरीके से धागा लगा दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, यानी बहुत ज़्यादा उन्हीं से प्रार्थना करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत को कपड़ा बुन दो। क्या कह रहे हैं, इस कते सूत पर अब आप कपड़ा लगा दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? अकबक यानी कि बहुत ही क्रोध की नज़र से देखने लगा। देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर के बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे तो भाव करे, जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल, यानी कि वो पूरी तरीके से अपने काम में धुन होके उस काम को करने लगा। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले और आधा हम ले लेंगे। हम सेंत मेंत का काम, यानी कि हम किसी भी प्रकार से पूरी तरीके से हम अपना अपना नहीं रखेंगे, और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें तुम्हारे काम करने की कमाई नहीं देंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वो तैयार हो गया। सूत अपनी और खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलने लगी और थोड़ी देर में उसने काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया, यानी बहुत ही अच्छा मजबूत और कपड़ा लगा दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया की 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सील दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? अब दर्जी बोलता है कि यहाँ से जाती हो कि नहीं। दर्जी रोष से बोला, यानी क्रोध से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब इस दस्तरन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सीलने, यानी छोटे छोटे बच्चों के जो झबले बनाए जाते हैं उनको सीलना है। दर्जी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह ली। कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना, यानी फालतू का मैं तुम्हारा ये कार्य करके दूंगा और मुझे इसमें कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। मैं ही पसीना बहाऊंगा और तुम ये लेकर तो चली जाओगी। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, यानी हम मुफ्त में कुछ नहीं करवाते। गवरैया बोली, इस बुन कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियाँ सील दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सील दी। खुश होकर दर्जी ने उसकी ओर से एक टोपी पर 5 फूदने भी जड़ दिए, यानी उस टोपी को और सुंदर बनाने के लिए उस दर्जी ने उस पर 5 फूदने और लगा दिए। फूदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में रही। आपे में रहना का मतलब उसने और कुछ ज़्यादा नहीं बोला। 1.5 टांगों पर लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा, यानी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायज़ा लिया जाए, यानी उन्हें भी एक बार पहचाना जाए कि वो किस प्रकार के राजा हैं, जिसके लिए इतने सारे, यानी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी।